सोशल मीडिया के आने से अच्छा प्रभाव भी पड़ा है लेकिन थोड़ा बुरा भी पड़ा है। कोई भी प्रोटेस्ट हो उसमें मुझे भेजा जाता था क्योंकि उनके पास सीरियस जर्नलिस्ट थे जो सीरियस काम करते थे। प्रोटेस्ट उनको लगता था कि भेज दो, कोई एक सिंगल कॉलम ही तो बनाना है। पॉलिटिकल पार्टी या किसी इंडस्ट्री पे डिपेंड नहीं करना पड़े अपने सर्वाइवल के लिए, सिर्फ वो ही एक्चुअल जर्नलिज्म कर सकता है। जितना आप गलत चीज बोलोगे उतना जल्दी वो वायरल होगी, उतना आपका पीछे से थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से पैसा आएगा। एआई तो सब यूज करेंगे लेकिन आपका जो टैलेंट है उसको आप कैसे यूज करेंगे, इससे आपका रैंकिंग डिसाइड होगी। वो घबराहट में जाके पूछते हैं आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि यू आर नॉट सेंटर्ड, यू आर नॉट माइंडफुल कि इस समय हमको ये क्वेश्चन थोड़ी पूछना चाहिए। मीडिया में आने के लिए बेसिकली बहुत ही नॉन पोलराइज्ड और नॉन बायस्ड अगर आप अपने को मानते हैं तो तब आना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दास रोज टीवी पॉडकास्ट में। मैं आपकी होस्ट अंशु राजपूत और आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान जो कि इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट की डीन एंड डायरेक्टर हैं। और आज हम मैम से जुड़े हुए सवाल पूछेंगे, उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे और मीडिया से कुछ जुड़े सवाल पूछेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्रेरणा कौल मिश्रा मैम की। तो चलिए बिना किसी देरी के बात करते हैं मैम से। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अंशु। मैम सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने मीडिया जर्नलिज्म से डिजिटल और उसके बाद सोशल मीडिया तक का एक लंबा सफर तय किया। आप हमें बताइए कि आपने इतने सालों में मीडिया इंडस्ट्री में क्या बड़े बदलाव देखे हैं जो आपने भी महसूस किए हों। अंशु, जब मैं जिस जमाने में मैं मीडिया में आई थी, जो कि बहुत बहुत पुराना जमाना है, तब ज्यादातर मीडिया का मतलब प्रिंट था। तो हमारी जो पूरी ट्रेनिंग हुई थी वो सारी प्रिंट जर्नलिज्म की ट्रेनिंग हुई थी। लेकिन पिछले 20 सालों में मीडिया बहुत बदल गया है। तो प्रिंट के बाद डिजिटल मीडिया आया, जहाँ पे बहुत सारा एक्सपेंशन हुआ और सारे जो ट्रेडिशनल मीडिया हाउसेस थे उन्होंने अपना एक डिजिटल विंग भी शुरू कर दिया और उसमें वेबसाइट बनने लगी और उसमें बहुत सारा डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपेंशन हुआ। और उसी से जुड़ा हुआ एक और रेवोल्यूशन जो था वो डिजिटल के साथ साथ जो है ब्रॉडकास्ट इंडिया में खुल गया ना। पहले प्राइवेट ब्रॉडकास्ट अलाउड नहीं था, उसके बाद गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया तो प्राइवेट चैनल्स आने लग गए और उस वजह से टीवी जर्नलिज्म की शुरुआत हुई, ऑन कैमरा जर्नलिज्म की शुरुआत हुई, जो कि पब्लिक सेक्टर में एक तरह से आ गया। वो ट्रांजिशंस बहुत ही डिफरेंट थे, मतलब प्रिंट से डिजिटल, डिजिटल के बाद ऑन एयर जो ब्रॉडकास्ट वो हुआ, रेवोल्यूशन हुआ। और ब्रॉडकास्ट के चलते चलते अभी लेटेस्ट जो है मीडिया में वो सोशल मीडिया रेवोल्यूशन हुआ। सडनली जो है मीडिया का क्षेत्र जो है एकदम से डेमोक्रेटाइज हो गया, क्योंकि पहले क्या होता था कि कुछ लोग थे जो मीडिया को ओन करते थे, कुछ रिपोर्टर, कुछ एंकर, कुछ एक ट्रेडिशनल लोग थे कन्वेंशनली जो मीडिया संभालते थे। लेकिन सोशल मीडिया के आने से क्या हो गया कि सडनली एक ऐसा माहौल बन गया कि अगर आपके पास कुछ कहने को है तो जैसे आप देख रहे हो कि शिरोज एक ऐसा वेंचर है कि अगर आपके पास कुछ कहने को है, आपके पास लाइफ लर्निंग्स है, तो आप डायरेक्टली व्यूअर के साथ संबंध जोड़ सकते हैं। उसके लिए कोई ऐसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर या रेगुलेटरी एनवायरनमेंट नहीं है जो आप नहीं मैनेज कर सकते। तो ये सारे उतार चढ़ाव मीडिया के मैंने इनफैक्ट इट्स रियली इंटरेस्टिंग कि मैंने ये सारे उतार चढ़ाव प्रिंट से लेके अब तक ये सब देखा और एक्सपीरियंस किया है। तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। तो क्या मैम सोशल मीडिया आने के बाद मीडिया इंडस्ट्री में कुछ या न्यूज़ रिपोर्टिंग पे कोई असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा है। अ, एक तो जो मैंने पहले बोला कि अगर आप कन्वेंशनल मीडिया में नहीं भी हैं, लेकिन आप अपना चैनल खोल के अपनी बात कह सकते हैं। आपके पास अगर कोई डोमेन एक्सपर्टीज है, वो जरूरी नहीं है कि न्यूज़ से रिलेटेड है। अगर आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, अगर आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, तो आप अपना एक चैनल खोल के वो सब एक उसको एक कमाई का जरिया भी बना सकते हैं।
तो ये तो बहुत बड़ी चेंज आई है मीडिया में। दूसरा ये है कि पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव तो ये जो मैंने अभी बताया, लेकिन नेगेटिव वे में ये है कि कोई भी कैमरा ऑन करके कुछ भी बोल देता है। तो उसमें कोई वेरिफिकेशन नहीं है, कोई फैक्ट चेक नहीं है, आपने अपना रिसर्च नहीं किया है। बस आपको एक मोबाइल, अब तो हमारे मोबाइल जर्नलिज्म किट्स होते हैं, मोजो किट्स हम उनको कहते हैं। आपने उसको सेट कर दिया और आपने बोलना शुरू कर दिया। तो उस वजह से क्या हो गया है कि और भी ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म की, क्योंकि कहीं पे डाइल्यूट हो गया है जिसको हम जर्नलिज्म मानते थे, जो एथिक्स थे जर्नलिज्म के, वो डाइल्यूट हो गए हैं। और अब इसीलिए इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट में भी हमारी पहली कोशिश ये होती है कि हम एथिक्स पे ध्यान दें, वैल्यू सिस्टम पे ध्यान दें, और उसके बाद फिर ट्रेनिंग करना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन आदमी को ग्राउंडेड बनाना, उसको एथिक्स के बारे में बताना, वो ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। तो इसलिए सोशल मीडिया के आने से अच्छा प्रभाव भी पड़ा है, लेकिन थोड़ा बुरा भी पड़ा है। जैसे मैम आपने बताया कि आपने एक मीडिया इंडस्ट्री में बहुत लंबा सफ़र तय किया है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपको ये जर्नलिज़्म में आने का जो इंस्पायरिंग है या इंस्पिरेशन है, ये कैसे आया? और क्या कोई फैमिली बैकग्राउंड ऐसा रहा है या किसी को देख के ये इंस्पिरेशन मिली कि मुझे जर्नलिज़्म में जाना चाहिए? क्या जर्नी रही है? देखिए, मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो साइंस सब्जेक्ट्स में की थी। तो पहले तो पेरेंट्स का बहुत दबाव था कि आप मेडिकल फॉलो कीजिए, और पहले का जमाना ऐसा था कि जो पेरेंट्स कुछ बोलते थे तो आप उसको फॉलो करते थे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करते थे। तो मैंने मेडिकल में ट्राई किया, एमबीबीएस में नहीं हुआ, मेरा बीडीएस में सिलेक्शन हुआ। तो मैंने अपने पेरेंट्स से बोला कि मुझे बीडीएस नहीं करना है, क्योंकि मुझे अपनी सारी जिंदगी लोगों के मुंह में झांक झांक के नहीं निकालनी है। तो इसलिए मुझे कुछ अलग करने दीजिए। तो मुझे लिखने का बहुत शौक है, अभी भी बहुत ज्यादा। मुझे लिखने में बहुत मेरा मन लगता है, और शुरू से ही आदत है मेरी पढ़ना और लिखना। तो क्योंकि लिखने में इंटरेस्ट था, तो प्रोफेशनली जब मैंने रिव्यू किया तो मुझे लगा कि लिखने का काम तो ज्यादा मीडिया में ही होता है, जर्नलिज्म में, मीडिया में। और उस समय प्रिंट का काफी प्रभाव था, तो लिखने का काम बहुत होता था। तो मेरी जर्नी वहां से शुरू हुई। मेरे फैमिली में कोई भी नहीं था जो जर्नलिस्ट था। इनफैक्ट जब मैंने मीडिया पढ़ा तो कुछ एल्डर्स जो थे फैमिली के, वो बहुत नाराज हो गए, क्योंकि उनको लगा कि मीडिया में लड़की जाके बहुत तेज हो जाती है, शादी नहीं मिलेगी, लोग सोचेंगे ओ ये तो बहुत ही फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव लड़की है, मीडिया में काम करती है, तो तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी। तो ये सारी रेजिस्टेंस थोड़ी सी फैमिली में हुई। लेकिन फिर भी मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव थे बहुत, तो उन्होंने मुझे बाहर भेजा और मैंने मीडिया की पढ़ाई की। तो इंस्पिरेशन सिर्फ इस बात का था कि मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता था। मैम जब एक लड़की जर्नलिस्ट बनती है तो कहीं न कहीं उस पे कई प्रकार की ज़िम्मेदारियाँ तो होती हैं और साथ ही साथ ये भी डर होता है क्योंकि कभी लड़की को बाहर ग्राउंडेड लेवल पे रिपोर्टिंग करने का मौका मिला या उसको बोल दिया गया कि आपको ग्राउंड लेवल पे जाके रिपोर्टिंग करना है और वो रात में भी हो सकता है। तो कैसी असुविधा हुई है या किसी प्रकार की दिक्कत हुई? आपने भी कभी मतलब ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग तो की होगी, तो कैसी दिक्कतें आती हैं और उसके बाद परिवार का क्या रिएक्शन रहा? क्या उन्होंने उसी तरीके से सपोर्ट किया जैसे वो पहले कर रहे थे? जो ग्राउंड रिपोर्टिंग तो हर जर्नलिस्ट को करनी ही पड़ती है, अगर वो डेस्क जॉब नहीं लेते। क्योंकि जर्नलिज्म में दो तरह के जॉब होते हैं, डेस्क जॉब होते हैं और रिपोर्टिंग साइड होता है। तो अगर आपने रिपोर्टिंग डेस्क जॉब चुना है तो तब तो आपको बाहर नहीं जाना पड़ता है। लेकिन रिपोर्टिंग में आपको बाहर जाना पड़ता है, आपको ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करनी पड़ती है, आपको क्राउड के बीच में जाके रिपोर्ट करना पड़ता है। और शुरू में ऐसे ही असाइनमेंट्स मिलते हैं, क्योंकि जब तक आपको एक बीट मिलता है, जिसका बेसिकली मतलब होता है कि आपको एक डोमेन दिया जाता है कि चलिए आप एविएशन देखिए, आप फाइनेंस देखिए, आप वो कीजिए आपके इंटरेस्ट के हिसाब से और आपकी एक्सपर्टीज के हिसाब से। लेकिन तब तक, जब तक वो एक्सपर्टीज डेवलप नहीं होती, आपको कोई भी कुछ भी। मुझे याद है कि मेरा पहला, जब मैं ट्रेनी थी बॉम्बे में, मैंने जर्नलिज्म किया था, और वहां पे जब मैं इंटर्नशिप के लिए गई थी तो मुझे जो भी प्रोटेस्ट बॉम्बे में होता था उन दिनों, कोई भी प्रोटेस्ट हो, उसमें मुझे भेजा जाता था, क्योंकि उनके पास सीरियस जर्नलिस्ट थे जो सीरियस काम करते थे। प्रोटेस्ट उनको लगता था कि भेज दो, कोई एक सिंगल कॉलम ही तो बनाना है। तो उसमें जाके धक्के खा खा के, नंबर वन तो मुझे मुंबई की पहचान हो गई, क्योंकि एज ए स्टूडेंट मैं बहुत नहीं घूमी थी।
लेकिन जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी पड़ी तो मुझे ट्रेन्स में धक्के खाने पड़े, मुझे अलग-अलग जगह पे जाके बहुत बहुत देर तक 6-6 7-7 घंटे तक बैठ के रिपोर्टिंग के लिए, असाइनमेंट के लिए बैठना पड़ा। तो उस समय पहली बार एहसास हुआ कि जर्नलिस्ट होना क्या होता है। धूप, छाँव, बारिश, मुंबई की बारिश तो मूसलाधार हमेशा ऑलमोस्ट हर हर बार जब मैं जाती थी, तो वो सारी दिक्कतें आती है। वॉशरूम्स नहीं होते हैं आसपास। आपको यू हैव टू कैरी योर ओन फूड, यू हैव टू कैरी योर ओन वाटर। अब तो आपके पास बहुत सुविधाएं हो गई है, लेकिन मैं आज से 30 साल पहले की बात कर रही हूँ, जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही थी। तो बहुत ही अनप्लेजेंट एनवायरनमेंट होता था। और वैसे भी लड़की का मीडिया में होना उस समय थोड़ा सा अनकन्वेंशनल था। अब तो नोबडी बैटर्स एन आईलिड कि अच्छा लड़की मीडिया में है, लेकिन उस समय थोड़ा सा अनकन्वेंशनल था, तो ग्राउंड रिपोर्टिंग में भी लड़कों को ज्यादा भेजा जाता था। अ, तो बहुत मुश्किलें आती है, लेकिन वही है कि इफ यू डिसाइडेड, इफ यू नो यू मेड अप योर माइंड कि आपको यही करना है एंड यू कट आउट फॉर दिस, तो अपने आप को तैयार, कोई भी लड़की जो इस बात के लिए तैयार नहीं है उसको मीडिया में नहीं आना चाहिए। जिसको हम बच्चों से बात करते हैं आपको क्या बनना है, तो वो कहते हैं हमको रिपोर्टिंग करनी है, और उसके बाद जब हम उनको पहली रिपोर्टिंग असाइनमेंट पे भेजते हैं इंटर्नशिप के समय, वो भागते हुए आते हैं कि नहीं हमको रिपोर्टिंग नहीं करनी, हमको डेस्क जॉब दे दीजिए। तो इसलिए मेंटली आपको तैयार रहना पड़ता है कि ये तो होगा ही, दिस इज एन ऑक्यूपेशनल हैजर्ड, आपको उसको हैंडल करना आना चाहिए। मैम, अगर हम बात करें 30 सालों की, तो 30 साल के पहले जब हम देखें तो जो न्यूज़ होती थी बहुत रियल और ग्राउंडेड होती थी। लेकिन आज अगर हम मीडिया की बात करें तो आज कहीं न कहीं उन पे कई प्रकार के आरोप लगते रहते हैं, कहीं न कहीं बायस्ड होने के या पेड होने के। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे, या मीडिया अपनी छवि को किस तरीके से बदल सकता है अब आगे वाले समय में? मुझे लगता है जो ये जो जो आप बता रहे हो ना, ये एक सिम्टम है ना, लेकिन ये डिजीज नहीं है। डिजीज क्या है, डिजीज पे बात करते हैं कि आजकल जितने भी मीडिया हाउसेस हैं वो मोस्टली इंडस्ट्रीज फंड कर रही है ना। तो इंडिपेंडेंट मीडिया जिसको हम, रामनाथ गोयनका जी का जो मीडिया था, वो वाला कॉन्सेप्ट जो मीडिया का था वैसा अब मीडिया रह नहीं गया है। तो क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडस्ट्री से आती है, एडवर्टाइजिंग पे बहुत ज्यादा फोकस होता है, पैसा, इट्स अ बिजनेस। तो उससे क्या हो जाता है कि आप बहुत सारे एजेंडा आप फॉलो करने लगते हो, और आप उतने इंडिपेंडेंटली अपनी वॉइस नहीं रख सकते। तो उस वजह से हम इस, ये जो कॉइन्ड वर्ड है पेड मीडिया या बायस्ड मीडिया, ये बायसेस वहां से आते हैं। जो मीडिया हाउस इंडिपेंडेंट हो फाइनेंशियली, जिसको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी इंडस्ट्री पे डिपेंड नहीं करना पड़े अपने सर्वाइवल के लिए, सिर्फ वो ही एक्चुअल जर्नलिज्म कर सकता है। बाकी सब लोग जो है वो बिजनेस कर रहे हैं। वो, उसको आप उस जर्नलिस्टिक मीडिया की तरह से मत देखो, वो एक बिजनेस है, और बिजनेस के लिए जो ठीक होगा वो एजेंडा फॉलो करेंगे। लेकिन जो इंडिपेंडेंट मीडिया होगा, जिसको पैसे के लिए किसी पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, वहां पे असली पत्रकारिता हो सकती है। मैम, आपको ऐसा नहीं लगता कि जब अगर वो बिजनेस के पर्पस से ऐसा सोच रहे हैं, तो बहुत सारी खबरें हम गलत भी फैला देते हैं, जिससे आम जनता पे बहुत असर पड़ता है और कहीं न कहीं वो उस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो वो चीज़ उनको सही करनी चाहिए कि बिल्कुल करनी बिजनेस एक चाहिए। तरफ है, लेकिन कुछ चीज़ें जो सही खबर है, वो एक एक तरफ है। मुझे ऐसा लगता है अंशु कि वो ये काम कर रहे हैं इसलिए वो अपने आप को नहीं सुधारेंगे। मेरे हिसाब से रेगुलेटरी एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए, लॉज ऐसे होने चाहिए कि अगर आपका चैनल ऐसी चीजें फैला रहा है, अगर आप मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, अगर आप अपना फैक्ट चेक्स नहीं कर रहे हो, तो इमिडिएटली वो चैनल्स जो है दे शुड बी ब्रॉट डाउन। क्योंकि लॉ का डर सबसे बड़ा डर होता है। वो पैसा बना रहे हैं, वो कुछ भी छाप रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, क्योंकि उनका पैसा बन रहा है। जितना आप गलत चीज बोलोगे उतना जल्दी वो वायरल होगी, उतना आपका पीछे से थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से पैसा आएगा। तो वो तो अपने आप को, क्योंकि अगर वो वैसे होते तो वो काम करते ही नहीं, तो उनको बदलने का ठेका तो कोई नहीं ले सकता है। लेकिन रेगुलेटरी एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि अगर बार बार आपकी चैनल ऐसा काम कर रही है, तो फिर उस पे कोई प्यूनिटिव एक्शन लिया जाना चाहिए। अब तो एआई भी आ गया है मैम, तो
आप हमें बताइए कि एआई जो है वो न्यूज़ रिपोर्टिंग को बेहतर कर रहा है या न्यूज़ रिपोर्टिंग को प्रभावित कर रहा है? एआई जो है वो एक टूल है ना? जैसे हमारे पास कुछ साल पहले हमारे हाथ में जब स्मार्टफ़ोन आया था, तो हमारे हाथ में एक टूल आ गया था। अब उस स्मार्टफ़ोन को आपने कैसे यूज़ किया? आपने अपना लाइफ़ बिल्कुल बर्बाद कर दी, उसके स्पुर्द कर दी, या आप उसको एक इंटेलिजेंट अ, एक्सेसरी की तरह यूज़ करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एआई का भी बिल्कुल सेम फंडा है कि आप उसको रिपोर्टिंग में, जैसे हमारे इंडिया टुडे ग्रुप में एक एआई प्लेटफ़ॉर्म बनाया गया प्रज्ञा। और प्रज्ञा का क्या काम है कि रिपोर्टर कहीं भी घूम रहा हो, उसके फोन पे आर्काइवल इंफॉर्मेशन, रिसर्च, जितना भी पहले का उस स्टोरी से रिलेटेड रिसर्च हुआ है, वो उसको एक्सेस कर सकता है, और इट्स ऑल एआई ड्रिवन। तो दैट इज लाइक एम्पावरमेंट इन द हैंड ऑफ द रिपोर्टर। तो उससे तो रिपोर्टर बहुत एम्पावर हो गया ना, कि अगर वो ऑफिस में नहीं भी है, उसको कहीं भी इमिडिएटली ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जाना पड़ रहा है, तो उसके सारा जितना भी उसको रिसर्च चाहिए वो उसके फोन में है, राइट? तो वो तो एम्पावर कर रहा है। लेकिन अगर अब आप चाहें कि आप डेस्क पे बैठे हैं और आप एआई से स्टोरी लिखवा के उसको छाप रहे हैं, और उससे आपकी वेबसाइट चल रही है, तो वो बहुत देर तक चलेगा नहीं। क्योंकि रिपोर्टिंग में एक इनसाइट, एक एक्सपीरियंशियल मसल मेमोरी होती है। जैसे आप जब इलेक्शन रिपोर्ट कर रहे हैं, तो वो सिर्फ फिगर्स और डेटा नहीं होता कि अंजना, राजदीप, गौरव या ये सब बैठ के बस आपको आंकड़े बताते जा रहे हैं। वो तो एआई भी कर सकता है। आप एआई में एक प्रोग्राम बना लो, वो आपको धड़ाधड़ आंकड़े बताता जाएगा। लेकिन उस कॉन्वर्सेशन में जो पर्सपेक्टिव वो लाते हैं, इतने इलेक्शंस कवर करने के बाद, उनका एक जो इंसाइट बना हुआ होता है, उस इंसाइट के लिए लोग वो चैनल देखते हैं, है ना? आंकड़ों के लिए तो आप कुछ भी देख लेंगे। तो इसलिए एआई वो इंसाइट नहीं ला सकता। और हो सकता है आने वाले सालों में जितना डेटा हम एआई को फीड करते जाएंगे, और जितना वो परिपक्व होता जाएगा, हो सकता है कुछ एक एलिमेंट उस पर्सपेक्टिव का भी आ जाए एआई में। लेकिन 100% अगर आप बोलोगे कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को रिप्लेस कर देगा, तो ऐसा मैं नहीं मानती, स्पेशली जर्नलिज्म में जहाँ पे इंसाइट और पर्सपेक्टिव का बहुत वैल्यू है। मैम मीडिया की जो इमेज है वो आम जनता ने अपने मन में किस प्रकार की बना लिया ये हम सब वाकिफ हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आने वाले 5 से 10 सालों में मीडिया का भविष्य कैसा होगा? मीडिया का भविष्य जो होगा वो एक कंसोलिडेटेड एंटिटी की तरह होगा, जहाँ पे अ, अभी एक शेकआउट होगा। शेकआउट ऐसे होगा कि कुछ ऑपरेशंस जो है एआई को दे दिए जाएंगे, जो बेसिक ऑपरेशंस है वो एआई करेगा। और ज्यादातर मीडिया कंपनीज कोशिश करेंगी कि उनके जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, जो उनके अच्छे एंकर्स, अच्छे रिपोर्टर्स, अच्छे रिसर्चर्स हैं, वो उनसे ऐसा काम करवाए जो कि उनको डिफरेंशिएट करे। क्योंकि एआई तो सब यूज करेंगे, लेकिन आपका जो टैलेंट है उसको आप कैसे यूज करेंगे, इससे आपका रैंकिंग डिसाइड होगी। तो उस रैंकिंग में एआई को ऑपरेशनल चीजों के लिए यूज किया जाएगा, और आपके टैलेंट को और टाइम मिलेगा टू डू बेटर स्टोरीज, वेल रिसर्च स्टोरीज। एटलीस्ट दिस इज हाउ इट शुड प्रोसीड इन माय विजन। हो सकता है कि ऐसा नहीं हो, लेकिन कायदे से जब भी कोई नई ट्रेंड आती है, उसको पैन आउट होने में 5-7 साल लगते हैं, और उन 5-7 सालों में वो इंडस्ट्री कंसोलिडेट होती है, और वो एक तरह से इम्प्रोवाइज होती है। देखिए, जब डिजिटल आया था तो सबने बोला था, ओहो अब तो टीवी मर गया, अब टीवी कौन देखेगा? बट ऐसा नहीं हुआ। टीवी भी है, और टीवी का एक और रूपांतर हो गया कि आप यूट्यूब पे टीवी देख रहे हैं, है ना? अब इंस्टाग्राम टीवी आ गया। तो टीवी खत्म नहीं हुआ, टीवी के आसपास एक इकोसिस्टम बन गया, और वो कंसोलिडेट होके एक नई चीज बन गई। तो मीडिया में ऐसा ही होगा। नेक्स्ट 5-10 इयर्स में नई चीजें जुड़ती जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि पुराने मीडिया के कॉस्ट पे होगी, वो वैल्यू एड्स होती जाएंगी। देयर बी बेटर थिंग्स, मे बी देयर बी बेटर टोल्ड स्टोरीज, देयर बी मोर रिसर्च्ड स्टोरीज। तो मेरा तो, आई एम एन ऑप्टिमिस्ट, तो मैं तो ये सोचती हूँ कि एआई भी एक और जरिया बनेगा मीडिया को थोड़ा सा और अच्छा बनाने का। और दूसरी बात ये है कि एआई की वजह से इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कम हो जाएगा। तो हो सकता है कि जो लोग अभी कैपिटल रिक्वायरमेंट की वजह से मीडिया में नहीं आते हैं, वो लोग मीडिया में आके अच्छा काम करें, क्योंकि पैशनेट लोग हैं,
जिनके पास जज्बा है काम करने का, वो आके मीडिया में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि अब उसमें बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं रह जाएगी. तो आई एम होपिंग दैट इट विल ओनली बी गुड फॉर मीडिया. जैसे मैम आपने कहा कि जो लोग हैं वो आके मीडिया में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो जैसे हमारे यंगस्टर हैं, वो मीडिया में आना चाहते हैं, मीडिया को जॉइन करना चाहते हैं और मीडिया इंडस्ट्री को थोड़ा बेहतर बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले उनको किन स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए, सीखनी चाहिए? यहाँ तक कि मैं भी मैं अगर मीडिया इंडस्ट्री में आना चाहती हूँ या मैं सीखना चाहती हूँ या मेरा इंटरेस्ट है, तो मैं किन स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान दूँ ताकि मैं उस फील्ड में बेहतर कर सकूँ? आपको हो सकता है मेरे जवाब पे थोड़ा अचरज होगा अंशु, लेकिन अगर आप मीडिया में आना चाहते हैं या आप किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले यू विल हैव टू ट्रेन योरसेल्फ टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग. क्योंकि हमारे देश की शायद ट्रेजेडी यही है कि हम लोग स्पेशलिस्ट होने के चक्कर में जो बेसिक वैल्यू सिस्टम है, जो बेसिक ह्यूमन डिसेंसी है, उसको हम ताक पे उठा के रख देते हैं. और मीडिया में भी यही हो रहा है. आप जो अभी बोल रहे थे, पेड मीडिया, बायस्ड मीडिया, इट इज ओनली बिकॉज जो लोग ऐसा ऐसा जर्नलिज्म परस्यू करते हैं, वो ऑन अ ह्यूमन लेवल दे आर नॉट बैलेंस्ड पीपल. They don't like to see both sides of the story. They want to see only one side of the story. तो हमारे जैसे ITMI में the first level of training that I personally supervise is कि बच्चे को सही गलत का जजमेंट है कि नहीं. Do they understand? Are they non-polar? Do they respect every religion? Do they have sensitivity for all kinds of caste, creed, color, religion, whatever it is? Do they understand diversity? Do they understand mental wellness? Do they know how to handle stress? इतनी छोटी छोटी बातों पे जो हमारी जनरेशन अब की परेशान हो जाती है, बिकॉज उनमें रेजिलियंस क्वोशंट बहुत कम है. वो एकदम घबरा जाते हैं क्योंकि उन्होंने स्ट्रेस क्राइसिस देखा ही नहीं है. बहुत छोटी सी बातों पे घबरा जाते हैं. तो हमारा फर्स्ट फोकस होता है, क्योंकि अगर आप खुद घबराएं, देखिए बॉम्ब ब्लास्ट कवर कर रहे हैं, अगर आप खुद घबराए हुए हैं, तभी तो वो घबराहट में जाके आप पूछते हैं आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि यू आर नॉट सेंटर्ड, यू आर नॉट माइंडफुल कि इस समय हमको ये क्वेश्चन थोड़ी पूछना चाहिए कि आपको बॉम्ब फटा है आपके घर में और आपको कैसा लग रहा है. क्योंकि वो ट्रेनिंग सिर्फ इस बात की कि माइक लेके खड़े हो जाओ. इस बात की ट्रेनिंग नहीं हुई है कि सेंसिटिविटी क्या है, उस फैमिली से बात कैसे कीजिए, उस फैमिली में अगर इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है तो उसको आप, अपना काम भी आपको करना है, लेकिन उसको सेंसिटिवली कैसे करेंगे. और वो करने के लिए आपको बेसिकली पहले ह्यूमन लेवल पे एक सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग होनी चाहिए. स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है. आप धूप में खड़े हैं, छाया में खड़े हैं, बारिश में खड़े हैं, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. काम के लिए सब लोग, मजदूर भी खड़ा होता है, बाकी लोग भी खड़े होते हैं, आप भी खड़े हैं. लेकिन इस तरह से किसी ने उनसे अगर बात ही नहीं की है, तो उनको ये चीजें बहुत बड़ी लगने लग जाती हैं जब उनके साथ होती हैं. तो सबसे पहले तो ये ट्रेनिंग, अपने आप को ग्राउंडेड कैसे रखना है, क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे करनी है, पीसफुल और माइंडफुल कैसे होना है, ये बात पहले जब आप अपने आप को ट्रेन करेंगे, उसके बाद डोमेन ट्रेनिंग जो है, अ, तो प्रोफेशनली आजकल मल्टीमीडिया, आपको ये नहीं है कि आप रिपोर्टर हो, आपको बस बोलना आता है कैमरा के सामने. आपको स्क्रिप्ट अपने आप में फ्रेम करना भी आना चाहिए, आपको उसको विजुअलाइज करना भी आना चाहिए. मैं कौन से फ्रेम में बात करूं तो ठीक लगेगा, बॉडी लैंग्वेज भी आनी चाहिए, राइट. तो मल्टीमीडिया जो है वो पूरा एक पैकेज है. आपको वीडियो प्रोडक्शन का भी थोड़ा ज्ञान होना चाहिए कि आपका जो वीडियो बना रहा है, आप उसको बोलो कि यार इसमें ऐसा फ्रेम डाल दो, या ये फ्रेम अच्छा नहीं लग रहा, इसको निकाल दो. तो वो नॉलेज भी आपको होनी चाहिए. तो एक तो मल्टीमीडिया है. दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट वो है मोबाइल जर्नलिज्म वाला, कि अब आपके पास पूरा एक वो नहीं, काफिला नहीं चलता कि आप चल रहे हैं और कैमरा पर्सन है, लाइट वाला बंदा है, फलाना ढिमकाना, वो सब कुछ नहीं होता है. आपके पास एक छोटा सा मोबाइल जर्नलिज्म किट है, आप खुद ही सेट करते हो ट्राइपॉड पे, आप खुद ही डिस्पैच देते हो, खुद ही उसको भेजते हो, और ऐसे रिपोर्टिंग होती है. तो बेसिकली थोड़ा सा टेक्निकली ओरिएंटेड होना चाहिए आपको. एंड
फिर स्पेशलाइजेशंस में जैसे डेटा जर्नलिज्म है, तो आजकल स्टोरीज डेटा से और विजुअलाइजेशन से, बहुत लंबी लंबी स्टोरी आप देखोगे कि 2 कार्ड्स में उसको विजुअलाइज करके दिखा दी जाती है, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है, स्पैन ऑफ अटेंशन नहीं है। तो जितने संक्षिप्त में आप जितना ज्यादा बता सको और सिंप्लिसिटी से एक्सप्लेन कर सको, दैट इज द काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग यू हैव टू लर्न एज अ जर्नलिस्ट। ब्रेविटी, छोटे शब्दों में, कम शब्दों में आप कैसे बहुत बड़ी बात को सिंप्लिसिटी से एक्सप्लेन कर सको, इसके लिए अपने आप को ट्रेन करना, और ये कम्युनिकेशन स्किल है। तो मुझे लगता है कम्युनिकेशन, मल्टीमीडिया, स्पेसिफिक डोमेन्स लाइक डेटा जर्नलिज्म, एआई की समझ बहुत जरूरी है, टेक्नोलॉजी जरूरी है। तो इतना हो जाएगा तो काफी हो जाएगा। बिल्कुल मैम, आपने बहुत कुछ बता दिया है। तो आखिर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक सवाल जो महिलाओं से रिलेटेड है कि आपकी नज़र में फेमिनिज़्म की क्या डेफ़िनेशन, आपको क्या लगता है कि जो फेमिनिज़्म है, क्या ये सिर्फ़ महिलाओं के अधिकारों की बात है या आप किस तरीके से समझते हैं इसको? मेरे लिए फेमिनिज्म का वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि मेरे लिए मतलब बेसिकली आई एम अ शेवाइट, तो मेरे लिए अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट जो है वो मैटर करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो हूँ, मुझ में आधी औरत और आधा मर्द एग्जिस्टिंग है, और ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है उस समय। मुझे अपने अंदर के मर्द को फोरफ्रंट पे लाना है, या कंपैशन और काइंडनेस और ममत्व की जरूरत है और मुझे अपने अंदर की फीमेल को आगे लाना है। बिकॉज इफेक्टिवली वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, देर इज नथिंग कॉल्ड masculinity or feminism in that context. We were made to handle both sides of the story. तो आप जब आप फेमिनिज्म वर्ड यूज करते हो तो इसका मतलब आप उसको अलग देखते हो, यू आर वांटिंग टू लुक एट इट एज अ डिफरेंट एस्पेक्ट। टू मी दैट इज अगेंस्ट डाइवर्सिटी। आई डोंट वांट अ सीट इन द बस, I don't want to be treated like, people opening doors for me just because I'm a woman. If they want to open the door for me because I'm a great human being and they love me, I'd be very, very excited about that. But I do not want special privileges. I do not want to be seen just as a woman, because I hate that. That is to me objectification. So to me, we have really complicated this situation by talking too much about feminism and sexism and all of that. मेरे लिए ये word exist नहीं करता. So I don't have a definition for it. I think a woman, if she's a fantastic human being, she's my friend, I love her, I respect her. If a man is a fantastic human being, I love and respect the man. Uh, it doesn't start from whether it's a woman or a man and do I want to look at them like that. So I don't really have a definition for feminism. लास्ट में मैम आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारी ऑडियंस के ज़रिए आप जो यंगस्टर हैं, वो जो मीडिया में आना चाहते हैं, तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगी आप? जो मीडिया में आना चाहते हैं, मैं उनको बस एक ही सलाह दूंगी कि अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मीडिया का काम होता है, बेसिकली होना चाहिए, आजकल होता है कि नहीं, लेकिन मीडिया का काम है दूसरों के दर्द तक पहुंच के उनको आवाज देना, और स्पेशली उन लोगों को आवाज देना जिनकी अपनी आवाज बुलंद नहीं होती। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो मीडिया आपके लिए नहीं बना है, क्योंकि आपको किसी की प्रॉब्लम समझ के, किसी इशू को समझ के फिर उसको सिंप्लीफाई करके बाकियों को बताना है। तो अगर आप वो खुद ही या तो समझ नहीं सकेंगे या फिर कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे, तो मीडिया इज नॉट फॉर यू। क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं हमारे पास कि हमको सबसे पहला होता है हमको एंकर बनना है। तो एंकर बनने के पीछे बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सालों का प्रयास होता है, बहुत सारी रिसर्च और पढ़ाई लिखाई और कम्युनिकेशन ट्रेनिंग होती है। सिर्फ कैमरा पे आना एंकरिंग नहीं होता। तो अगर उस ड्रीम के साथ आप आना चाहते हो कि हमको एंकर बनना है, तो डोंट कम। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ, ये एक ऐसा डोमेन है, ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे यू कैन मेक अ चेंज, आप
कोई छोटी सी चीज भी करोगे तो ये नहीं कि समाज बरोबर करने की बात पहले दिन से नहीं होती है, लेकिन आपको लगता है कि मेरे कंट्रीब्यूशन से मैं अच्छा काम करके कुछ अच्छा कर सकता हूँ या सकती हूँ, तो you should do that because that's passion. It's a calling. It's not a profession. It's not a career. अगर if you're coming because of passion and a calling and you want to treat it as a calling, then come. Don't come to media because there is glamour and बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होगा. उस सब का कोई मायने नहीं होता लाइफ में कि आपको 10 बड़े लोगों के साथ आप उठ बैठ गए तो आप बहुत बड़े हो गए. ऐसा कुछ नहीं होता है. तो अगर पैशन है आपका, लिखना, पढ़ना, रिसर्च करना, क्यूरियोसिटी है आप में कि मुझे जानना है कि दुनिया में क्या हो रहा है, मुझे जानना है कि मसले क्या है दुनिया के, देन कम. मोस्ट पीपल कम एंड जॉइन द मीडिया इंस्टीट्यूट. उनसे आप हेडलाइंस पूछ लीजिए, बोलेंगे नहीं, हेडलाइंस तो नहीं पता है आज की. तो जब हेडलाइंस ही आपको नहीं, उतनी क्यूरियोसिटी नहीं है कि आपको हेडलाइंस पता है, तो मीडिया इज नॉट मेंट फॉर यू. इफ यू वांट दैट, आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, क्यूरियोसिटी लेवल बहुत ज्यादा है, यू हैव अ पर्पस एंड यू वांट टू मेक अ डिफरेंस इन सर्टेन थिंग्स इन द वर्ल्ड, सिस्टम के अगेंस्ट या फॉर, दोनों तरफ से अगर आपको बैटिंग करनी है, तो तब मीडिया में आना चाहिए. कई लोग मीडिया में आते हैं क्योंकि उनको सिस्टम के अगेंस्ट बैटिंग करनी होती है. कई लोग अपना चैनल खोल लेते हैं क्योंकि उनको सिस्टम के फॉर बैटिंग करनी होती है. तो उसको तो मैं मीडिया मानती ही नहीं हूँ. दैट्स नॉट मीडिया, इट्स प्रोपेगेंडा, है ना, वो एजेंडा है. मीडिया में आने के लिए बेसिकली बहुत ही नॉन पोलराइज्ड और नॉन बायस्ड अगर आप अपने को मानते हैं, तो तब आना चाहिए. एक सवाल और है मैम, मैं बीच में पूछना चाह रही थी तो फिर कन्वर्सेशन किसी और डायरेक्शन में चली गई। आप बहुत सारे लोगों की आइडियल हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका भी कोई आइडियल होगा या होगी, तो आपका आइडियल जर्नलिस्ट कौन है? मेरा आइडियल जर्नलिस्ट कोई नहीं है. मैंने अपनी जिंदगी में जिसके साथ काम किया है, मतलब राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, आई हैव वर्कड विद शेखर गुप्ता, आई हैव वर्कड विद वीर सांघवी, I have worked with, let me see, Prabhu Chawla. I have worked with mainly these people. And then I have also worked with my immediate managers जो रहे हैं हमेशा. तो मैंने हर किसी से बहुत कुछ सीखा है. जैसे वीर सांघवी साहब की एक बहुत अजीब बात है कि वो, उन्होंने फास्ट रीडिंग का कोर्स किया था. तो जब हम उनको स्टोरी दिखाते थे तो वो 30 सेकंड 1 मिनट में वो ऊपर देख के हमको फीडबैक देते थे. तो मुझे बहुत अचरज होता था कि ये हाउ डज ही डू दैट. तो फिर मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा आप इतनी फास्ट रीडिंग कैसे करते हो. तो ही सेड आई हैव डन अ कोर्स इन फास्ट रीडिंग. तो हर एक आदमी से मैंने बहुत कुछ सीखा है. और आइडियल जर्नलिस्ट मुझे लगता है अब रह नहीं गए. जो एक पुरानी एक क्रीड थी ना, जैसे अरुण पुरी सर जो हैं, जब इंडिया टुडे तो मैगजीन हम पढ़ते पढ़ते बड़े हुए हैं, तो उनका जो क्लास ऑफ जर्नलिज्म था वो बहुत ही अलग था. यू नो, दैट वाज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ. उनसे लोग डरते नहीं थे, उनको लोग रिस्पेक्ट करते हैं. यू नो, दे डोंट लुक एट अरुण पुरी एज समबडी जो इंटिमिडेटिंग है, बट दे सर्टनली रिस्पेक्ट हिम बिकॉज ही हैज एक्चुअली done very good journalism all his life. So I certainly wanted to work with Mr. Arun Puri once because मैं बड़ी हुई थी उनके एडिटोरियल्स पढ़ते पढ़ते. और इमरजेंसी में जो उनका रोल था, और उन्होंने जिस तरह से मैगजीन लॉन्च कर दिया इमरजेंसी में, जब सब शट कर रहे थे अपने प्रिंटिंग प्रेसेस, उन्होंने जिस तरह से मैगजीन रोल आउट कर लिया, एंड ही स्टार्टेड, यू नो, इंडिया टुडे एट दैट टाइम. तो वो वाला जर्नलिज्म, या रामनाथ गोयनका जी का जो जर्नलिज्म था, वो अलग ही कार्डर था. वैसे जर्नलिस्ट अब बनते नहीं है. हैविंग सेड दैट, मैंने जिनके साथ भी काम किया है, मैंने सबसे बहुत कुछ सीखा है. और मोर देन जर्नलिस्ट, मैंने जर्नलिज्म के बारे में आउटसाइड ऑफ जर्नलिस्टिक सर्कल्स उन लोगों से सीखा है. मैंने पॉलिटिशियंस को ऑब्जर्व करके बहुत सीखा है. मैंने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन के बहुत सीखा है. बिकॉज दे टॉट मी सर्टन थिंग्स विच आई कुड ब्रिंग टू माई प्रोफेशन एंड मेक माई वर्क बेटर. तो इसलिए आइडियलाइज तो मैं किसी को नहीं करती.
थैंक यू मैम। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ जानने को मिला। आई होप ऑडियंस को भी बहुत सारी क्लैरिफिकेशन मिली होगी, जो मीडिया के बारे में इतनी सारी वन साइडेड ही धारणा बना लेते हैं, तो उनको ये इस चीज में क्लैरिफिकेशन मिला होगा। तो थैंक यू सो मच मैम, अपना समय हमें देने के लिए। थैंक यू थैंक सो यू मच सो फॉर मच। हैविंग मी, अंशु। थैंक यू मैम।